अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनसे जुड़े हुए तमाम मेहमानों का सिलसिला एक तरीके से ये शुरू हो गया, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वागत कर रहे हैं तमाम मेहमानों का। और वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर यहाँ साफ तौर पे लिखा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के वित्तीय स्थिरता बोर्ड के अध्यक्ष क्लॉस नॉट अपने आप में इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और ये बताता है किस प्रकार से भारत के निमंत्रण पर दुनिया भर की तमाम शाही पड़ रहा है और विहंगम तस्वीरें खुशनुमा माहौल के बीच में। और ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से तमाम लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उसके साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वागत करते हुए तमाम लोगों का, जो लोग इस वक्त वहां पे मेहमान पहुंच रहे हैं। और भारत मंडपम का भारत इस बात से अपनी विविधता का मुजाहिरा भी करता है। स्टेलिना जॉर्जिवा यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, उनका भी स्वागत किया गया। और जब ये एयरपोर्ट पहुंची थी तो ये भारतीय नृत्य के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को आगे जोड़ती नजर आई थी। वो बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम लोगों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी देखी थी, जब स्टेलिना जॉर्जिवा जो कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो पहुंची थी। वो स्वागत से अभिभूत नजर आई थी और भारतीयता का जो एक तरीके से प्रदर्शनी वहाँ पे थी उससे वो अभिभूत थी, और उसके साथ खुद को जोड़ने से वो रोक नहीं पाई थी ऋतु। और वो अपने आप में एक बेहद खूबसूरत सी तस्वीरें थी। और निश्चित तौर से ये रोशनी इस बात को इशारा करती है कि भारत न सिर्फ खुद को रोशन कर रहा है बल्कि दुनिया को रोशन करने के लिए तैयार और तत्पर नजर आ रहा है। बढ़ती हुई ये रोशनी, सतरंगी रोशनी सबको समाहित करने का संकेत और संदेश भी देती है। किस तरीके से भारत सबके साथ समावेशित विकास को लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। तो आप जिस बात का जिक्र कर रही थी, अफ्रीकी नेशंस को G20 में स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल करना, सबकी आवाज़ को मंच देना, ये भारत की सोच है। और भारत हमेशा से सबको शामिल करके आगे बढ़ने का विचार को आगे बढ़ाता है। तो निश्चित तौर से ये तस्वीरें भी उस दिशा में आगे बढ़ती हैं जहां पर ये रोशन होता भारत मंडपम, और यहाँ से निकलती रोशनी दुनिया को शायद एक आशा की किरण देगी, तब जबकि तमाम चुनौतियों के बीच में समाधान का व्यवहारिक रास्ता। और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस साहब इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत इस्तकबाल करते हुए। और निश्चित तौर से ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं भारत मंडपम से। और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस पहले भी भारत आ चुके हैं, और उन्होंने कई मौक़ों पे न सिर्फ भारत में बल्कि कई बार वैश्विक मंचों पर भारत में हो रही सामाजिक आर्थिक प्रगति और जिस प्रकार की नीतियां उसकी खुलकर तारीफ की है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज के माध्यम से बड़ा परिवर्तन लाना, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ वो कई मंच पे कर चुके हैं। और एक बार फिर से मौका है भारत अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए, और लगातार मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। ये रात जब सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे थे सभी राष्ट्राध्यक्षों का G20 के शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पहले, तो जहां पे स्वागत कर रहे थे वहां जो कोणार्क चक्र था वो बताता है किस तरह से कि भारत लगातार प्रगति भी कर रहा है, भारत की संस्कृति सभ्यता को बताता है। साथ ही साथ हमने देखा जिस तरह से नटराज की मूर्ति भारत मंडपम में है, वो भी भारत के उस इतिहास को ही बताती है जिसको लेकर भारत न सिर्फ तमाम मंचों पर उसकी ताकत को बताता रहा, भोजन में भी भारत की संस्कृति और सभ्यता को दिखाता रहा। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एड्हानोम घेब्रेयेसस, और ये उनकी इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वागत कर रहे हैं। और निश्चित तौर से हमने देखा है कि वो पहले भी भारत आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनेपन के साथ उनको एक नाम भी दिया था, और वो अपने इस नाम से भी खुश थे। और हम जानते हैं कि उनके गुजरात दौरे के दरमियान दुनिया के पहले एक तरीके से पारंपरिक चिकित्सा के ग्लोबल सेंटर की शुरुआत भी हुई थी। तो भारत की परंपरागत चिकित्सा को भी दिखाता है, और कैसे WHO ने अपने आप को उसके साथ जोड़ा था, वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। इस वक्त WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर घेब्रेयेसस इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे थे। G20 भारत 2023 की मेजबानी करता हुआ वसुधैव कुटुंबकम निश्चित तौर से देखा जा सकता है। और यहाँ पर तमाम मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, और हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंडपम भारत मंडपम में पहुंच रहे मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। ये रात्रि भोज से पहले की तस्वीर है। और निश्चित तौर से दिन भर एक बड़ा हार्डकोर डिप्लोमेसी का एक वक्त चला, उसके बाद से अब यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से हल्के फुल्के अंदाज में भी तमाम नेता आपस में बातचीत करते नजर आएंगे। और निश्चित तौर से इस भारत मंडपम की जो तस्वीर है वो अब इस पर दुनिया भर की नजरें लगी हैं।
और हमारे साथ में दो खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय भट्टाचार्य जी हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनीतिक, इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत है आपका जुड़ने के लिए। इसके अलावा शुभमय भट्टाचार्य, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। कुछ बयान करते हैं, इस वक्त तस्वीरों में हम देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बग्गा साहब, जो कि एक तरीके से भारतीय मूल के हैं, और उनके द्वारा इस प्रकार की जिम्मेदारी को निभाया जाना अपने स्पाउस के साथ लोग इस वक्त मौजूद, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ में मौजूद थी। और ये दिखाता है कि जैसे विश्व की तमाम शक्तियों के प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ मौजूद जुड़ रहे हैं भारत मंडप पर। जी संजय जी, क्या कहेंगे सर आप इन तस्वीरों को देखकर? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि G20 का जो लीडर्स डिक्लेरेशन कुछ ही समय पहले अडॉप्टेड हुआ था, और अभी उस डिप्लोमेसी से आगे जाके अपना जो संस्कृति का बात है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आप देखेंगे कि G20 में इस बार अर्थनीतिक अर्थशास्त्र के अलावा, राजनीतिक के अलावा, जो हमारा जो कल्चरल पिलर है उसके ऊपर भी काफ़ी अहम महत्व दिया गया है। और ये एक वैसा ही प्रतीक है जो कि भारत बहुत मशहूर है अपने सिविलाइजेशन के लिए, अपने कल्चर के लिए, और ये एक वैसा मौका है जिसमें हम अपने आए हुए अतिथियों को उसका एक झलक दिखा पाए। बिल्कुल, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, भारत मंडपम पूरी तरीके से सजा हुआ है, रोशनी में नहाया हुआ है, और ये यहाँ पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि हमारे भारत की G20 प्रेसिडेंसी में आमंत्रित देशों की श्रेणी में मिस्र के राष्ट्रपति इस वक्त पहुंचे। हम जानते हैं कि मिस्र की कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा की थी, और उस यात्रा के दरमियान दोनों ही देशों के बीच में संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण मौका था, और कुछ समय में ही तमाम नेताओं की फिर से मुलाकात होना ये बढ़ते हुए संबंधों की गहराई को भी दर्शाता है। सर, आप किस तरह से देखते हैं, कम समय में जब नेता एक दूसरे से मिलते हैं तो उसका एक ज़्यादा इम्पैक्ट नजर आता है? भट्टाचार्य, प्रेसिडेंट सीसी को देखकर मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि मैं मिस्र में राजदूत रहा हूँ, और हमारे जो संबंध है वो बहुत ही निकट और घनिष्ठ और मजबूत है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने उसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी रूप दिया। मिस्र, सऊदी अरेबिया, एमिरेट्स, जो कि 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अरब राज्य के प्रतिनिधि हैं, इस G20 में जब भाग ले रहे हैं, मिस्र एक इनवाइटी के रूप में, और एमिरेट्स की वैसे ही, तो ये हमें ये भी दर्शाता है कि भारत का जो इन इलाकों के साथ बहुत ही पुराना ऐतिहासिक रिलेशनशिप है, जो G20 से काफ़ी पुराना है, और जो अपने ग्लोबलाइजेशन का जो किस्सा है उससे भी बहुत पुराना है, और कैसे रीजनल का रिलेशंस बनते हैं, और ग्लोबलाइजेशन की, और हम लोग ग्लोबल साउथ का एक वॉइस बन जाते हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो भारत का एक जो भाव है अतिथियों के प्रति, वो प्रधानमंत्री के उस पूरे एक तरह से अंदाज में दिखाई देता है। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं, क्योंकि हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पीछे देख पा रहे हैं, नालंदा की वो तस्वीर है, और ये भी भारत अपने आप से इस बात को दुनिया के सामने रख रहा है, कैसे 5 से 12वीं सदी तक लगातार ये ऑपरेशनल था, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के माध्यम से, या कहा जाए शैक्षणिक व्यवस्थाओं के माध्यम से समृद्ध भारत की जो एक दुनिया तक एक छवि पहुंची थी, उसका एक बड़ा तरीके से कहा जा सकता है नालंदा उसकी एक प्रतिकृति रहा है। सर, किस तरह से आप देखते हैं, जब ये सिंबॉलिक ही नहीं होता, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है? ये आप तो जानते होंगे कि नालंदा शायद विश्व का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी रह चुका है जी। नालंदा, विक्रमशिल, तक्षशिला, ये ऐसे यूनिवर्सिटीज थे जहाँ पे देश विदेश से, पूर्व से चीन, जापान, कोरिया, उस इलाकों से, और फिर पश्चिम से जहाँ की अरब देश अभी हैं, वहाँ से लोग यहाँ पे आते थे अध्ययन के लिए। और उस समय इतना एक कंपटीशन था कि नालंदा में कैसे वो लोग एडमिशन पाए, और उस समय का जो हमारा विज्ञान था, अपना जो फिलॉसफी था, जो हिस्ट्री का जो डायलेक्टिक्स था, उसका जो अध्ययन होता था, वो सारे विश्व में प्रभाव किया हुआ है जी। आज अगर आप देखें कि साउथ ईस्ट एशिया का जो राज्य है, जहाँ पे हिंदू और बौद्ध धर्म का बहुत भारी प्रभाव है,
वो ऐसे ही यूनिवर्सिटी से बाहर चल सर आपको के विनम्रता से रुको, क्योंकि जब नालंदा की बात करते हैं, इस इलाके की बात करते हैं, भगवान बुद्ध भगवान महावीर का नाम स्वतः मन में आता है। और भारत ये हमेशा से कहता है ये भगवान बुद्ध का जो शांति का संदेश है वो दुनिया भर में आगे बढ़ाता है। तो विश्व शांति की बात को वैश्विक मंचों पर सबसे मुखरता से रखने वाला देश भारत, अगर वो महावीर भगवान बुद्ध के नालंदा के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बैकड्रॉप में खड़े होकर विश्व साथ में आपकी जो प्रतिष्ठा वो सिर्फ आज ही से नहीं बनता है, वो आपके पुराने चाल चलन वगैरह सब कुछ से बनता है। और ये बहुत बड़ा चीज़ है कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, जिसमें हम लाइफ का, हम खासकर जो उसका जिक्र G20 डिक्लेरेशन में किया गया है, ये लाइफ भारतीय व्यवस्था से कुछ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है कि एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ सस्टेनेबिलिटी मान के हम जो चलते हैं, उनका पूरा कनेक्शन इसी हमारे प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और निश्चित तौर से हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आई हमारी प्रधानमंत्री शेख हसीना। और ये खुशनुमा तस्वीर भट्टाचार्य जी, किस तरह से आप देखते हैं आप इसको? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल प्रधानमंत्री जी ने शेख हसीना के साथ बायलैटरल मीटिंग भी किया था। ये हमारे बहुत ही घनिष्ठ नेबर है, हमारे साथ इनका बहुत लंबा नाता है। और हमारे जो नेबरहुड के प्रति जो एक प्रायोरिटी है जी, हमारा जो बांग्लादेश के साथ जो रिलेशंस है उससे ये उभर के आता है। और बंगबंधु का जो ख्याल आया था, जी आप बात जो कि मैं कहना चाहता था कि देश विदेश में जाकर एक बहुत इम्पोर्टेंट स्तर पर पहुंच चुके हैं। आपने देखा वो वर्ल्ड बैंक के चीफ जो है बांग्ला है, जो कि हम लोगों ने देश विदेश में फैलाया हुआ है। और वहाँ की जो अपना संस्कृति है उनके साथ वो मिल चुके हैं, लेकिन एक भारतीयता का जो है वो एसेंस वो उनके साथ रह जाता है। और एक बड़े सुंदर तरह से इस पे नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये अपने आप में तमाम तस्वीरें इस बात को बयां करने के लिए काफ़ी है कि कैसे भारत अपनी मेज़बानी में G20 की अध्यक्षता में वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ता नजर आया और एक कंसेंसस बनाता नजर आया। शुभमोय भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। शुभमोय जी, आपको लगता है कि दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर सहमति बनना ये भी भारत की बढ़ती क्षमताओं को सीधे तौर से दिखाता है? शुभमोय जी। आर्यन लीग साथ दिल्ली डिक्लेरेशन ही नहीं, साथ में जो कुछ देर पहले जो प्रधानमंत्री जी ने जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, आर्थिक कॉरिडोर का जो प्रपोजल का जो घोषणा किए हैं, उसको मैं बहुत ही सिग्निफिकेंट मानता हूँ। क्योंकि ये कॉरिडोर एक पूरे दुनिया के जो मोई जी, हम अपने दर्शकों को ये भी बताते चल रहे हैं कैसे कैसे करके एक एक मेहमान पहुंच रहे हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री इस समय पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री हर अपने उस मेहमान को, पहुंचने वाले मेहमान को ये जरूर बता रहे हैं कि ठीक उनके बैकड्रॉप में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसका इतिहास क्या है, किस तरह से इसको नष्ट किया गया और भारत की शिक्षा के क्षेत्र में जो ताकत थी उसको। बैकड्रॉप अपने आप में मायने रखता है। आप एक इतना बड़ा जब इवेंट करते हैं तो आपको भारत की विविधता को दिखाना होता है। G20 की तमाम बैठकों के दरमियान हमने अपने तमाम शहरों में बैठकें की, लेकिन शिखर सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है। बावजूद उसके हम अपने इतिहास से, अपनी संस्कृति से तमाम शिखर नेताओं को रूबरू करा रहे हैं। ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। भट्टाचार्य, क्या आपको लगता है कि भारत ने जिस तरह से भारत मंडपम का जो पूरा एक तरह से तैयार किया है, उसमें नटराज की मूर्ति, सुबह ओडिशा का कोणार्क चक्र और अब नालंदा विश्वविद्यालय, भारत अपने उस इतिहास को भी इस दुनिया को दिखाना चाहता है, उस समृद्ध इतिहास को जिसमें शिक्षा, संस्कृति, परंपरा, सनातन सब कुछ समाहित है और विश्व कल्याण के लिए हर चीज का इस्तेमाल किया गया। ये G20 का जो प्रोसेस हुआ है, न सिर्फ शिखर सम्मेलन, लेकिन इससे पहले भी जितने सारे मीटिंग्स हुए हैं, इसमें बहुत सारे अनोखे रूप नजर आए हैं पहली बार। और ये भारत ने इसको दिखाया है कि हमारा जो डेमोक्रेटाइजेशन है अपने देश में, एक जो स्पिरिट ऑफ इंक्लूजन है, हमारा जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, हमारा जो पार्टिसिपेशन है, वो चाहे युवा का हो, नारी का हो, ये सब अपना हम G20 में सारे विश्व में फैलाना चाहते हैं। और ये एक मिसाल के उदाहरण के तौर पे हम दिखा रहे हैं। हमारा जो संस्कृति बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। और इससे पीछे भी
जैसे कि मैं कह रहा था कि साउथ ईस्ट एशिया में, अरब राज्यों में, यूरोप का जो एनलाइटनमेंट हुआ वो भी इसी विज्ञान का डेवलपमेंट से हुआ। तो ये जो हम शेयर कर रहे हैं आज, ये एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक सिचुएशन में डाउनटर्न के वजह से प्रगतिशील देशों में, उसमें हम एक होप की आशा, एक आशा का एक जैसे संबंधों को भी, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को बढ़ाने के लिहाज से भी एक बड़ा परिवर्तन लेकर आने जा रहा है शुभमय जी। बिल्कुल, और इसको अगर आप हर पहलू में देखें, इवन अगर कॉरिडोर जिसकी बातें से कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसमें वो एक इकोनॉमिक अलायंस का आपने बात बिल्कुल कहा कि लोगों के साथ में आने का ये भाव विनिमय, कल्चर वगैरह बहुत सारी चीज होता है, और उसके पूरे सबके पीछे सशक्त एक आग बनाना। तो मुझे तो लगता है कि ये इसकी घोषणा का जो हर स्टेप्स हैं होंगे, इसके हर बिंदु में इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के छवि आएंगे कि वो पूरी दुनिया के, जैसे मैं कह रहा था कि पूरी दुनिया का ये बहुत बड़ा कामगार स्टेप कदम से जी बिल्कुल। और मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, और ये आप देख सकते हैं कि भारत मंडपम में रात्रि भोज के आयोजन के समय प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विश्व नेताओं का स्वागत करते हुए, और ये मौका है भारत की समृद्ध विरासत के साथ भी रूबरू कराने का। परिचय सिर्फ उस लिहाज से नहीं जहाँ पे दो देशों के नेता मिल रहे हैं, बल्कि दो देशों की संस्कृतियों को भी आपस में जोड़ने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। और वसुधैव कुटुंबकम का पीछे लिखा हुआ मंत्र अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। तो मसला भट्टाचार्य जी, आपको लगा एक इतिहास लिखा गया, क्योंकि भारत की ये प्रयास था, और एक यूनियन आप भले कह दें, लेकिन वो 54-55 देश है और कितनी बड़ी आबादी है, उसको एक ऐसा मंच देना जहाँ पे वो विश्व के साथ में बैठ के बात रख सकता है। आपको लगता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ की जब बात की जाती है, या सबकी बात को मंच देने की जब बात भारत करता है, उसका एक उदाहरण या जीवंत उदाहरण आज देखने को मिला, इतिहास लिखा गया। ये G20 दो चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला ये है कि ये एक डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अप्रोच रहा है। जैसे कि हम लोग जब आमंत्रण किया देशों को, हम लोगों ने 9 इमर्जिंग देश, अपने नेबरिंग कंट्रीज को आमंत्रण किया G20 के मीटिंग्स में भाग लेने के लिए। और अब ये जो अफ्रीकन यूनियन का जो परमानेंट इंक्लूजन हुआ है G20 में, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि एक्चुअली हमारे विश्व का भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अफ्रीका ये ऐसा भी कॉन्टिनेंट है जो कि सबसे निग्लेक्टेड है। उसका कैसा रूपरेखा वो चाहते हैं, और उसके साथ अगर आप देखें कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने से वो सारी चीजें एक साथ होते हैं, कि यानी कि ये कोई जिसे कहते हैं लेंडर और बोरोवर का रिलेशनशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, यानी कि सारे देश एक साथ में अपने अपने शक्ति को पूरा इस्तेमाल, जैसे दिल्ली डिक्लेरेशन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो दिया गया उसमें, कि चॉइस ये नहीं होना चाहिए कि क्लाइमेट के और जूझने के लिए देश गरीबी और क्लाइमेट फाइट के बीच में फंस जाए, बल्कि ये कि उनके डेवलपमेंट में हम बाकी सारे देश साथी बने, उनके साथ जुटाएं। ये सारे कंसेप्ट्स जो हैं, ये वन वर्ल्ड वन फैमिली का एक जैसे कि क्रियान्वयन करने का एक बहुत बड़ा अहम कदम है। तो इसके लिए जो जिसका जिक्र करूँ कि अफ्रीकन यूनियन साथ में लाने का, और उनकी जो ज़रूरत है उनको हाई टेबल में सामने लाने का एक बहुत बड़ा स्टेप है। एक चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान इसमें आकर्षित करूँगा कि बहुत बार कहा जाता है कि G20 और UN के बीच में क्या संबंध है, पारस्परिक संबंध है। G20 का दुनिया के सबसे बड़े देश जो हैं, 19 देश अभी अफ्रीका यूनियन जो गए हैं, जो 19 सबसे बड़े देश हैं, ये एक साथ में इनके लीडर्स एक साथ में बैठ के बात करते हैं हर साल। तो इनकी जो डिसीजंस होते हैं, इनकी जो पारस्परिक जो संबंध होते हैं, वो काफी सिग्निफिकेंट होता है, और इसीलिए ये चीज यूनाइटेड एक निर्णायक के रूप से
सामने आ रहा है दुनिया में अर्थव्यवस्था को, दूसरी सारी चीज़ों को, कोविड के समय में जैसे हेल्थ इमरजेंसी को संभालने के लिए, या उसके बाद जैसे अभी ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ वहाँ पे दिशा देने के लिए इस बारी के डिक्लेरेशन में ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। मैं खासकर आपका एम्बेसडर भट्टाचार्य, हम देखते हैं मल्टीलैटरल फोरम्स जब होते हैं और पिछले कुछ दिनों में बदलती जियोपॉलिटिक्स के तहत हमने देखा कि उनकी प्रासंगिकता पे भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो है आज के दिन पे वो ज़्यादातर जो यूएन और उसके बॉडीज़ हैं वो दूसरे महायुद्ध के बाद बने हुए थे, और वो 20वीं सदी के जो परिस्थिति थे उसके अनुरूप बन चुका है। इमर्जिंग नेशंस जो है जैसे कि इंडिया, इनका रोल ग्लोबलाइजेशन में और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में बहुत बढ़ चुका है, लेकिन वो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म का जो डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो यूएन हो या वर्ल्ड बैंक IMF हो, उस पर पूरी तरह से रिफ्लेक्टेड नहीं है। इसीलिए हम लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि उनमें भी रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। G20 का भी आप अगर शुरुआत देखें, वो G7 से G20 बना था, और इसलिए बना था क्योंकि G7 वो फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस जो हो रहे थे 20वीं सदी के एंड में, उनको वो सही करने के लिए सक्षम नहीं थे, और उन्होंने रियलाइज किया था कि जो इमर्जिंग नेशंस है, इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उनके साथ उनको मिलना चाहिए। तो ये एक जो सहयोग का जो दौर शुरू हुआ था, ये अभी जो, क्योंकि हम ग्लोबल साउथ के मेन प्रतिनिधि है इंडिया, और हम लोग इस ग्लोबल साउथ को, हम अभी बदलाव का सिचुएशन है जहाँ की मल्टीपोलैरिटी से पुश हो रहा है कि ग्लोबल साउथ, बाकी इमर्जिंग नेशंस जो है उनका वॉइस का अहमियत दिया जाए, और मल्टीलैटरलिज्म को उसके अनुसार बदलना है, रिफॉर्म करना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, और इस वजह से आज जो इंडिया का प्रेसिडेंसी है, सबसे महत्वपूर्ण हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन जो कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज साहब इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको, और निश्चित तौर से भारत और जर्मनी के संबंधों के लिहाज से कहा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि और इस वक्त प्रधानमंत्री चांसलर साहब को इस बात का जानकारी देते हुए कि पीछे आपके बैकड्रॉप में क्या है, और ये निश्चित तौर से नालंदा की ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए बहुत कुछ काफ़ी अपने आप में बयां करती है कि जिस तरीके से भारत सदियों पुराना एक विश्व गुरु का जो उसको तंगा मिला हुआ है वो ऐसे ही नहीं है, लोकतांत्रिक जड़ें मजबूत रही हैं, तमाम प्रकार की एक परिस्थितियां ऐसी रही हैं जिसकी कि वो एक बार फिर उसी तरह से उठकर आज की तारीख में जब 2047 में विकसित राष्ट्र होने का भारत एक संकल्प लेता है तो किस तरह से उसको लेके आगे बढ़ रहा है। एम्बेसडर भट्टाचार्य, हम बात कर रहे थे G20 तमाम सफलताएं सामने आई हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो लॉन्च किया गया है, क्या आपको लगता है कि दुनिया के तमाम ऐसे दो देश इस समय बहुत सी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं जिसमें कर्ज है, तो उसने एक समाधान निकाला है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जब कहा कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार को तो बढ़ाती है, विश्वास को भी बढ़ाती है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होगा कि तमाम देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान किया जाए, फाइनेंशियल वायबिलिटी को प्राथमिकता देना, उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि जैसे हम लोगों ने कोविड को ओवरकम किया है, वैसे ही हम बाकी सब जो समस्या है उनको भी हम ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको हमें पहले संभालना होगा। और इसके वजह से बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, दो आपने इसका जिक्र किया, एक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि मिडल ईस्ट से जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुभमय का जो राय था उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। अभी जो आप देखते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी की ओर से मिडल ईस्ट का रीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर हम आगे डेवलपमेंट की ओर चले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये इकोनॉमिक एनर्जी सिक्योरिटी का और वेस्टर्न प्रांतों की ओर ये बहुत जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके साथ में उनकी जो बेटर हाफ है वो अपने आप में भारतीय परिधान में नजर आ रही है। तो शायद आप बता पाएंगे ये कौन सी साड़ी है जो उन्होंने पहनी हुई है? ये शायद बहुत ही सुंदर कांजीवरम साड़ी लग रहा है, लेकिन आपको शायद पता होगा कि किशिदा का भारत के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। वो यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं,
उनके जो ग्रैंडफादर थे वो भी यहाँ पे आ चुके थे और भारत के साथ उनका है। और ये जो एक अंदाज इस समय का है कितना महत्वपूर्ण होता है ऐसे मंचों पर जब अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के समिट होते हैं, सम्मेलन होते हैं, उसमें इस शाम के इस रात्रि भोज की क्या भूमिका रहती है? आपने देखा होगा बहुत लोग नमस्ते भी कर रहे हैं जी। ये कोविड के दौरान हैंडशेक से नमस्ते का शिफ्ट जो है बहुत ही प्रोनाउंस्ड था और इंटरनेशनल गैदरिंग्स में जिनीवा में न्यू चर्चा हुआ दिन भर जिसमें आप कह सकते हैं कि हाँ टफ नेगोशिएशंस था, लेकिन एक जो सहयोग का जो स्पिरिट था वो बहुत स्पष्ट नजर आया और हमने देखा कि सब ने मिलकर एक बहुत ही शानदार डेक्लेरेशन का घोषणा किया है और उसके बाद ये अभी एक क्या कहते हैं कि रिजॉइस करने का समय है और भारत अपने सही रूप से इसका एक अनुभव दे रहे हैं। दिन भर की हार्डकोर डिप्लोमेसी के बाद में शाम को एंजॉय करने का वक्त है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात करें। शुभमोय भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। शुभमोय जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर भी दिल्ली डिक्लेरेशन में साफ तौर से बात कही गई। आपको लगता है कि 2030 के जिस लक्ष्य को लेकर दुनिया चल रही है उसमें हम काफी पीछे चल रहे हैं, हमसे मतलब दुनिया की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से विश्व मंच से इस बात को रेखांकित किया जाना भारत की ओर से और ज्यादा पुरजोर तरीके से उस बात को रखना, आपको लगता है कि दुनिया की प्राथमिकताओं में इस दिशा में और तेजी से कदम आगे बढ़ते नजर आए? क्योंकि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड इस दिशा में बहुत बेहतर है तमाम अन्य इवन विकसित देशों के माध्यम से भी अगर बात की जाए। बिल्कुल, और आप देखेंगे दिल्ली डिक्लेरेशन में कई अहम पैराग्राफ्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जिक्र करता है और साथ में चिंता भी जताता है कि हम मध्य अभी 2030 पहुंचने में और 2023 में पहुंच गए हैं और जिसमें चिंता जाहिर किया गया है कि अभी भी एसडीजी के बहुत सारे गोल्स में आशानुरूप प्रोग्रेस नहीं हुआ। ये एक साधारण इस तरह के डॉक्यूमेंट्स में इस तरह के चिंता का बयान इस तरीके से नहीं किया जाता है, लेकिन ये करना और फिर से वही बात है कि ये G20 का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जिस sort of the highest decision making body दुनिया में, तो इसके तरफ से ये चिंता जताना एक बहुत सारे मुश्किलें आप दुनिया को सामने करना पड़ रहा है। उसके ऊपर अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो टारगेट्स हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग जो कमियां हैं दुनिया में जिसका जिक्र शुरुआत में किया गया, पॉवर्टी का, इनइक्वालिटी का, जेंडर इशू, इस बात का जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट ये बताता है कि बहुत सारे शॉर्ट स्टेप्स के बाद पहले काफ़ी सालों बाद एक दुनिया को फिर से एक डायरेक्शन फाइंडर के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट सामने है। ये सिर्फ एक देश या दूसरे देश का रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करते हुए। निश्चित तौर से आप जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं हो रहे, उनके माध्यम से ये फैसला लिया गया था, लेकिन विदेश मंत्री के तौर पर सर्गेई लावरोव इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। हमने देखा था कई अन्य वैश्विक मंचों पर भी, ब्रिक्स में भी राष्ट्रपति पुतिन की जगह वहां पर लावरोव साहब भी मौजूद थे। शुभमोय जी, आपकी बात को पूरा करें। सर, मैं आता हूँ आपके पास। संजय भट्टाचार्य जी, आपसे एक रिएक्शन लेंगे क्योंकि सर्गेई लावरोव साहब को हमने देखा पुतिन साहब की जगह, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे भू राजनीतिक स्थितियों के बीच में, हमारी मेजबानी के बीच में इन तस्वीरों को? आप जानते हैं कि ऐसे जो इंटरनेशनल गैदरिंग्स होते हैं, चाहे वो G20 हो या पहले ब्रिक्स हुआ था, हर एक देश अपना जो कौन प्रतिनिधि होगा वो खुद चुनते हैं और उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। और सर्गेई लावरोव तो भारत का बहुत ही पुराना मित्र भी है। हाल में आपने भी जिक्र किया था कि ऋषि सुनक इस वक्त ऋतु नजर आ रहे हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे भारत और भारतीयता के साथ में उनका जुड़ाव है और हर भारतीयों को इस बात को लेकर फख्र भी है, क्योंकि भारतीयों को भी लगता है कि हाँ, भारत से जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति दुनिया के कितने बड़े ओहदों पे मौजूद हैं और दुनिया के बड़े मुल्कों को दिशा देने में बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। आप नमस्ते का जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल उसी मुद्रा में ऋषि सुनक भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ भारत पहुंचने के बाद भी उन्होंने कहा कि भारत आने के उनके कई मायने हैं। उनका जो 2 से 3 दिन का जो प्रवास है उसमें बहुत सारे वो कार्यक्रमों के साथ आए हैं। ऋषि सुनक और उसके वाइफ दोनों ही भारत से जुड़े हुए हैं, भारतीय ही कह सकते हैं। वो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू है, जो कि उन्होंने यूके के पार्लियामेंट में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था।
ये आज एक बहुत ही अनोखा समय है जहाँ की आप देख रहे हैं कि बहुत सारे देशों में पॉलिटिकल लीडरशिप में भी बहुत सारे भारतीय लोग हैं। प्रधानमंत्री के तौर पे यूके, आयरलैंड, पोर्चुगल, सूरिनाम, गयाना, सेशेल्स, मॉरिशस, इन सब के जो प्रधानमंत्री हैं सभी भारतीय ओरिजिन के हैं। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भी, उनका भी भारत से नाता है। अभी हाल में सिंगापुर का जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वो भी भारतीय ओरिजिन के हैं। तो एक जो भारत का जो प्रभाव और ये शांतिपूर्ण एक जो संस्कृति का जो प्रभाव है, ये हम लोग बहुत सारे जगह में देख रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने आप में ऋतु बहुत कुछ बयां करती हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुशनुमा माहौल में बातचीत होते हुए, सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट। और निश्चित तौर से ये आपसी संवाद जो है ये बहुत कुछ बयां इसलिए भी करते हैं कि जब माहौल ऐसा बेहतर हो तो आगे बातें ट्रांसलेट होती भी नजर आती, तमस्ते नजर आएंगे। हमारे साथ में शुभमोय भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए। शुभमोय जी, आपको लगता है कि ब्रिटेन के साथ में अगर संबंधों के लिहाज से बात की जाए तो उस दिशा में तेज गति से प्रगति की उम्मीद सभी लोग लगाए हुए हैं? शुभमोय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अम्बेसडर संजय, ये तस्वीरें तो बता रही हैं भारत ने G20 से विमेन लेड डेवलपमेंट की भी बात की है। क्या आपको लगता है कि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भारत की, और जब भारत तमाम और देशों को देखता है जहां महिलाओं के प्रतिनिधित्व और शीर्ष नेतृत्व में आज भी महिलाएं नहीं हैं, वो देश अभी उस कतार में काफी पीछे है जब वो ये कह सके कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष एक तरह से महिला है। क्या आपको लगता है कि भारत कई मायनों में तमाम उन देशों को पीछे छोड़ता हुआ भी अपनी प्रगति के कई रास्ते दिखाता हुआ दिखता है? हमारे जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था, इसमें इंक्लूजन एक बहुत महत्वपूर्ण अंश था। और इंक्लूजन जब हम कहते हैं वो हम हर एक तरह से इंक्लूजन की बात करते हैं, जेंडर का भी कहते हैं। महिलाओं का उनमें आना बहुत ही अनिवार्य था। इसके बाद में जब डिक्लेरेशन, जब सहमति हुई है तो कहीं ना कहीं भारत के बढ़ते कद रसूख को भी दिखाता है, प्रधानमंत्री के बढ़ते एक वैश्विक नेता के तौर पर स्वीकारता को भी दिखाता है। और जब हमारा एक प्रभाव बढ़ता है तो दुनिया का हमको देखने के प्रति एक नजरिया भी पॉजिटिव तरीके से बदलता है। आपको लगता है कि ये तमाम बातें आज के द्वारा जो कुछ भी हुआ उससे परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है? और पहले भी इसका जिक्र हुआ था कि इसमें कोई रिजर्वेशंस नहीं है, कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है। ये एक यूनानिमस कंसेंसस बेस्ड डॉक्यूमेंट है। ये ऑब्वियसली एक हमारा जो रिजर्वेशन लिखा गया था। और यूक्रेन के बारे में आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब कहा है, उसके वजह से ये प्रभाव आया G20 के बाकी मेंबर्स पर कि एक दिल्ली डिक्लेरेशन को फॉरवर्ड लुकिंग, एक होपफुल आशा का ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो साहब इस वक्त यहाँ मौजूद है क्योंकि प्रधानमंत्री अभी आसियान देशों में पहुंचे थे और वहां पर इंडोनेशिया क्योंकि आसियान का चेयर था तो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया था। आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन हुआ, उसके बाद में ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंडोनेशिया ने की थी। प्रधानमंत्री मोदी इतने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में भी समय निकाल के पहुंचे थे और उसके बाद वहां से वापस आए अब तमाम मेहमानों की मेजबानी करने के लिए। संजय भट्टाचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त साझा करने के लिए। लेकिन इस बीच में एम्बेसडर राजीव कुमार भाटिया जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, खास मेहमान। सर, बहुत स्वागत है मिस्टर भाटिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तस्वीरें लगातार जो आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है, मेहमानों के आने का सिलसिला और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की मौजूदगी, भारत आसियान संबंध अभी जो प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी उसके बारे में जो समय समय पर भारत ने दिया वो ये G20 के लिए, दुनिया के लिए ये घोषणा पत्र जारी करना जरूरी है। तो उन्होंने अपना सहयोग दर्शाया। हमारी सरकार ने जो मुख्य मुद्दे चुने थे वो सब ऐसे मुद्दे हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। ये मात्र भारत के लिए नहीं था, विकासशील देशों के लिए। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, एम्बेसडर भाटिया आपको जरा सा रोकना चाहेंगे इन तस्वीरों के बारे में बात करने और फिर हम आपके पास सवालों पर आते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति, और हमने ध्यान है कि अभी जुलाई महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की यात्रा हुई थी जहां पर वो वहां पे मेहमान बने थे और उनको वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला था और ये भारत और फ्रांस के बढ़ते रिश्तों को दर्शाता है। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जी को समझाते हुए कि पीछे बैकड्रॉप में क्या है। बैकड्रॉप में नालंदा की तस्वीर है। नालंदा वो ज्ञान का कुंज है जो कितने सदियों पहले एक तरीके से भारत ने स्थापित किया था, जिससे न सिर्फ भारत बल्कि पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं
उसको ज्ञान मिलता था। और वहाँ पे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर इस पूरे इलाके के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो भी दिखाई पड़ते हैं। और जब भारत ये कहता है कि ये युद्ध का नहीं, बुद्ध की बात को मानते हुए शांति को स्थापित करने का युग है, तो ये निश्चित तौर से उस तस्वीर से भी निकलती हुई एक उम्मीद की किरण है, जो आज दिखाती है कि हम उतने पहले भी अपने मूल्यों के साथ जुड़े थे। सदियों पुरानी 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अगर लिहाज से बात की जाए, और आज भी हम उन लोकतांत्रिक परंपराओं के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और फ्रांस के साथ भारत की बढ़ती दोस्ती ये अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक नई नहीं था, विकासशील देशों के फ्रांस लिए के था। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। एम्बेसडर भाटिया, आपको जरा सा रोकना चाहेंगे इन तस्वीरों के बारे में बात करने, और फिर हम आपके पास सवालों पर आते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति, और हमने ध्यान है कि अभी जुलाई महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की यात्रा हुई थी, जहां पर वो वहां पे मेहमान बने थे और उनको वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला था। और ये भारत और फ्रांस के बढ़ते रिश्तों को दर्शाता है। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जी को समझाते हुए कि पीछे बैकड्रॉप में क्या है। ये बैकड्रॉप जो कितने सदियों पहले एक तरीके से भारत ने स्थापित किया था, जिससे न सिर्फ भारत बल्कि पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं भारत पहुंचते हैं। दिन भर की बड़ी मुलाकातों और ठोस मुद्दों पर मंथन के बाद ये जो वक्त है रात्रि भोज का, मुलाकातों का, क्या आपको लगता है ये कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट हैड इमर्ज्ड, तो उस परिप्रेक्ष्य में हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे एकाएक इतने बड़े मामलों पर सारे पूरे 100% कॉन्सेंसस से समझौता हो गया। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्कॉलर्स मानेंगे कि इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका अहम होगी। मेन्यू में खाने की मेज पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसको लेकर आपको लगता है कि भारत जिन बातों को आगे रखता रहा है, क्या कहीं उस मेज खाने की मेज पर होगी जो भारत दुनिया के सामने रखना चाहेगा कि साहब ये भी समाधान है, अगर आप नगेट्स के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो खाद्य सुरक्षा भी होगी, इसके अलावा आप पर्यावरण संतुलन भी बना सकते हैं, आप श्री अन्न के तरीके से भारत में सकती हैं। ये बहुत सारी नई बातें हैं जो कि हमारी डिप्लोमेटिक कंडक्ट में जोड़कर हम विदेश नीतियों का पालन करें। यानी उदाहरण के रूप में यदि हम सामाजिक न्याय, क्या हमारी जड़ों में इस प्रकार की एक मजबूती शामिल रही है और उसका हम एक प्रदर्शन आपके सामने कर सकते हैं आपके खान पान के लिहाज से भी। हो रहा हो, हमारे यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, यहाँ के विभिन्न प्रकार के खाने पकवान, उन सब का स्वाद लिया जा सके, एक इंडिया एक्सपीरियंस किया जा सके। तो उस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ, जो बार बार चीन के बारे में कहा जाता है, मैं कह सकता हूँ कि G20 की समिट, इट इज़ अ समिट विद इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी ये एक ऐसा सम्मेलन है जो वो इस बात को लेके जाएंगे, उन्होंने जो यहाँ से फ़ोटो खींची होंगी, जो वीडियो बनाए होंगे, जो उन्होंने नोट किया होगा, क्योंकि विदेशी पत्रकार वगैरह जो मुझसे मिल रहे हैं वो बराबर इस बात को कह रहे हैं कि दिस इज G20 समिट विद इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स। जी, एम्बेसडर भाटिया, शेरपा अमिताभ कांत ने कहा था कि एक्शन ओरिएंटेड न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है। क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं नया भारत, बदला भारत, मजबूत भारत, उसकी एक तस्वीर, हम जानते हैं कि ये विश्व की आर्थिक समस्याओं के समाधान का मंच है। भू राजनीतिक परिस्थितियों का असर तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर, आर्थिक परिस्थितियों पर सीधे पड़ता है। नहीं हुई थी जितनी अब हो गई, और इसमें यही था पहली बार कि आपके सामने जो समस्या है उसको चंद शब्दों में न कहिए, उसके लिए आप थोड़े और शब्द ले लीजिए। यानी 2 पैराग्राफ से 8 पैराग्राफ को आलोचना की गई थी बाली में, उस चीज़ को निकाल दिया गया। मगर साथ ही साथ ये बात बराबर रखी कि यूक्रेन का मामला इस घोषणा पत्र में आना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि उसका असर, उसका प्रभाव देशों की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। खास तौर से जाएंगे दर्शकों के साथ में शुरुआती व्यंजन के तौर पर पात्रम का जिक्र है, ताजी हवा का झोंका, दही के गोले और भारतीय मसालेदार चटनी के से सजे कंगनी श्री अन्न लीफ क्रिस्प, इसका जिक्र किया गया। मुख्य भोजन के लिहाज से अगर बात की जाए तो वन वर्णम, मिट्टी के गुण वाला, ये इस प्रकार के तमाम चीज़ें हैं जिसमें ग्रेट से फॉरेस्ट मशरूम, कुटकी, श्री अन्न क्रिस्प और करी पत्ते के साथ तैयार केरल लाल चावल के साथ परोसे गए कटहल गैलेट्स, यानी कि इस प्रकार के तमाम भारतीय व्यंजनों का भी एक तरीके से वहाँ पे प्रदर्शन होगा। और भारतीय रोटियों के लिहाज से बात की जाए तो मुंबई पाव का भी वहाँ पर परोसा जाएगा। कलौंजी के स्वाद वाले मुलायम एक तरीके से जो बनाए जाते हैं उसका एक तरीके से जिक्र रहेगा, और बाकर खाने को भी एक तरीके से परोसने की बात है।
और ये मुख्य भोजन के लिहाज से बात है, इसमें इलायची के स्वाद वाली मीठी रोटी ऊपर करती है। ये हमारे मेहमानों को परोसने की बात, साथ ही साथ मिष्ठान की अगर बात की जाए तो मधुरिमा स्वर्ण कलश का इसका नाम है, इस लिहाज से इसको परोसा जाएगा। इलायची की खुशबू वाला सावा का हलवा, अंजीर, आड़ू, मुरब्बा और अम्बे मोहर राइस क्रिस्प के साथ में इसको तैयार किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पकवानों की लिस्ट में है। पेय पदार्थ की बात की जाए तो कश्मीरी कहवा, फिल्टर कॉफ़ी और दार्जिलिंग की चाय, ये कहीं ना कहीं शामिल किया गया। ऋतु, हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि भारत के तमाम राज्यों की विविधताओं को परोसते हुए कहीं ना कहीं खाने की मेज पर भी भारत की विविधता के दर्शन होंगे। तमाम चीज़ें सहेजी जाएंगी जिनको परोसा जाएगा मेहमानों को। निश्चित तौर से मेहमानों के लिहाज से भी इस बात का ख्याल रखा जाता है, राजीव जी बेहतर बता पाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से मेज़बान क्या अतिरिक्त उनको परोसता है, इस बात को भी दिखाया जाता है। और इसमें भारत की कोशिश क्या है, किन किन चीज़ों को समाहित किया गया, इसका प्रदर्शन कहीं ना कहीं रहेगा। प्रोफेसर भाटिया, G20 के पूरे इस सम्मेलन को, मतलब इसकी तैयारी से लेकर आज पहले दिन की शुरुआत रात्रि भोज में जिस तरह से अरेंद्र ने बताया कि खाने के लिए किन किन व्यंजनों को चुना गया है और तमाम राष्ट्र के तमाम राज्यों के व्यंजनों को चुना गया है, इसके लिए क्या आपको लगता है G20 के इस हमारा यत्न यही रहा था, सरकार का यत्न यही, नेता कभी कभी आते हैं और एक साथ तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सम्मेलन माना जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने दोनों तरफ का ख्याल रखा है। एक तरफ बात थी और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि 3 या 4 जो मुख्य अफसर हैं, जिसमें कि शेरपा अमिताभ कांत शामिल थे, हर्ष श्रृंगला चीफ कोऑर्डिनेटर शामिल थे और फाइनेंस सेक्रेटरी या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शामिल थे। और बहुत अच्छी तरह से जो हमारी कहानी थी, जो हमारी स्टोरी थी कॉन्फ्रेंस की, उसको दर्शाया गया। उसमें इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि ये तस्वीरें इस वक्त इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, इस वक्त प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। निश्चित तौर से मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हमने देखा कि कैसे जब आज इंडिया, मिडिल ईस्ट और उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन तक कॉरिडोर की, इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई थी, तो उस वक्त भी हमने देखा कि इटली किस प्रकार से उसमें साझा था। साथ ही साथ जब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुरुआत हुई है, उसमें भी इटली भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो अपने आप में ये दिखाता बताता है कि आखिर कैसे तमाम मंचों पर तमाम देशों के साथ में भारत के बढ़ते सहयोग अपने आप में इस बात को इंगित करते हैं के बारे में मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं सबके बारे में विशेषज्ञ हूँ और सबके बारे में पूरी तरह से जानता हूँ, मगर जो उसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रभाव है उसके बारे में मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इन सब इनिशिएटिव से, इन सब अलायंसेस से एक बात ज़रूर विश्व के सामने आ चुकी है, वो ये कि भारत में इस समय एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी वजह से नए विचार, नए कॉन्सेप्ट, नए इनिशिएटिव्स बराबर आ रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमको पूरी तरह से उनको कार्यान्वयन करना पड़ेगा और वो G20 का कैरावान आगे बढ़ेगा तो भारत अपनी सीमा में रहते हुए भी का नेतृत्व करेगा। तब तक हमें उम्मीद करनी चाहिए कि दुनिया की दिशा, दुनिया की स्थिति और दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं उनमें मोदी के माध्यम से दिया गया है विश्व के नेताओं के। तो निश्चित तौर से भारतीय व्यंजन के साथ साथ भारतीय संगीत का भी एक तरीके से वहाँ पे प्रदर्शन है। और इस बात की जानकारी है कि संगीत मंडली गंधर्व अतुघम का जिक्र है, जिनके माध्यम से भारतीय वाद्य यंत्रों का, भारतीय परंपरा को वहाँ पे सामने रखा जाएगा मेहमानों के सामने। उसके बारे में जानकारी, गंधर्व अतुघम एक अद्वितीय संगीत संयोजन है जिसमें भारत भर के जो संगीत वाद्य यंत्रों का उत्कृष्ट सहवादन होता है। इसमें शास्त्रीय वाद्य यंत्रों के सामूहिक वादन के साथ हिंदुस्तानी, कर्नाटक, लोक और समकालीन संगीत की प्रस्तुति है। इसका वादन विलंबित लय यानी धीमी गति से शुरू होकर मध्य लय यानी मध्यम तेज गति से होता हुआ द्रुत लय यानी तेज गति पर समाप्त होता है। इसमें 77 प्रस्तुति करता है। इसमें 11 बच्चे, 14 महिलाएं, 5 दिव्यांगजन और 24 युवा कलाकार जो धीरे धीरे इस वक्त आ रही है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ऋतु। जी प्रोफेसर भाटिया, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशी भारत की संस्कृति की परंपरा की झलक जरूर होगी। जिस तरह से तमाम विदेशी मेहमानों के रुकने के लिए 5 स्टार होटल्स ने अपनी अपनी तैयारी की, अलग अलग मेन्यू तैयार किया था, अलग अलग थीम से उन लोगों का स्वागत किया था। कहीं एक तरह से तुलसी के उसके साथ उनको माला पहना के स्वागत किया गया।
तो ये सारी चीजें हमें लगता है कि रात्रि भोज में भी जरूर किसी न किसी रूप में शामिल होंगी, जो यादगार बनाएंगी तमाम राष्ट्र अध्यक्षों के लिए भी और उनके साथ जो उनकी पत्नियां आई हुई हैं उनके लिए भी। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपके साथ। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। आज जो मंत्री है हो सकता है कल वही ये सीधी राष्ट्रपति तस्वीर बन इस जाए। वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त पहुंचे हैं भारत मंडपम और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में उनका स्वागत करते हुए। और निश्चित तौर से अमेरिका के राष्ट्रपति का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि G20 के माध्यम से वैश्विक मसलों और मुद्दों पर कैसे मिलकर आगे बढ़ा जाए। अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते संबंधों में हमने देखा है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन का अपने एक जो दोस्ती है, आपसी केमिस्ट्री है, उसका एक बड़ा रोल रहा है। ऋतु जी हाँ, और इस केमिस्ट्री की पहली झलक तब मिली जब राष्ट्रपति बाइडेन हवाई अड्डे पहुंचे भारत और सीधे उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। और वहां के वो जो दृश्य थे तो मजबूत लोकतंत्रों के एक साथ धमक करते हुए वो जो दृश्य थे वो ये बताते थे कि किस तरह से आने वाले समय में वैश्विक चुनौतियों के हल की तरफ दोनों देश साथ चल रहे हैं। और हम इस समय देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में राष्ट्रपति बाइडेन को बता रहे हैं। ये बताता भारत का इतिहास भी है, भारत पे जिस तरह के प्रहार हुए उसकी भी बात ये G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए।